Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you from Karachi to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं अभी भी कराची में ही मौजूद हूँ और जैसे जैसे मैं कराची में वक्त गुजार रही हूँ ना, मुझे कराची और अच्छा लगना शुरू हो गया है। और जो कि हमारे साथ कराची की हमारी टीम वो भी अटैच्ड है, तो कल उनसे डिस्कशन हो रही थी ना, मुझे सेइंग कि अगर मैं कराची में ज़्यादा टाइम रही ना तो मुझे कराची से मोहब्बत हो जानी अगर मैंने कोई और टाइम यहाँ पे गुजारा। एंड द सेड मोहब्बत तो कराची से नहीं होती, लाहौर से होती है, कराची से तो इश्क होता है। So I like this thing ना, absolutely that's right as well I guess। अगर आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं कराची में तो आप कराची को समझना शुरू करते हैं और फिर वाकई आपको कराची से I guess इश्क भी हो जाता है, क्योंकि कराची एक इतना खूबसूरत शहर है और ये इतना बड़ा शहर है कि इसके हर कोने पे एक अलग ही दुनिया आबाद है। अगर आप DHA वाली साइड की, क्लिफ्टन वाली साइड की बात करें, वहाँ पे एक अलग दुनिया आबाद है। अगर आप लियारी की बात करें, वहाँ पे एक अलग दुनिया आबाद है। नाज़माबाद, लियाकताबाद, अगर इन इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे आपको बिल्कुल एक अलग ही दुनिया मिलती है। तो कराची की यही ख़ास चीज़ है। और यहाँ पे कराची में रह के ना मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि कराची को समझने के लिए ना आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। थोड़े टाइम तक ये है कि आप सिर्फ कराची को देख सकते हैं लेकिन इसको समझ नहीं सकते हैं। तो जब भी आप कराची का प्लान बनाएं, आपने ये देखना है कि आपने अपना जो प्लान है वो लंबा रखना है। अच्छा, यहाँ आके ना मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ पे जितनी भी बाइक्स हैं, बल्कि ये वो चीज़ है जो मैंने सबसे पहले आते ही नोटिस की कि जितनी भी यहाँ पे बाइक्स हैं ना, उन सब बाइक्स पे कपड़ा चढ़ा हुआ है। एंड आई वाज सो अमेज्ड कि अच्छा ऐसे क्यों, मतलब बाकी शहरों में तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी है और कोई इस तरह से वो भी नहीं है कि कोई ट्रेंड हो या कुछ। तो फिर मुझे पता चला कि बेसिकली चूँकि साहिल समंदर के करीब है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा में नमी बहुत है और नमी की वजह से क्या होता है कि रस्टिंग हो जाती है, चाहे वो गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो। तो रस्टिंग से बचाने के लिए लोगों ने अपनी बाइक्स को कवर किया होता है। सो ये वो चीज़ थी जो कि मुझे लगी कि हाँ दैट्स द ओनली कराची थिंग। वैसे तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगी कि हाँ भाई ये सिर्फ कराची में ही होती हैं, वो खैर मैं आपसे साथ साथ डिस्कस करती चलूँगी। बट फ़िलहाल हम चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है तूबा मस्जिद। मैं आपको प्लान बता देती हूँ आज का कि प्लान क्या है, कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे तूबा मस्जिद, वहाँ से हम जाएंगे वज़ीर मेंशन जो कि है कायद-ए-आज़म की पैदाइश की जगह, और उसके बाद हम जाएंगे बीचेस पे। तो यू नो इट कि जब भी कराची का तज़किरा होता है तो दो चीज़ों का तज़किरा लाजमी होता है, एक साहिल समंदर का और दूसरा कायद-ए-आज़म के बाज़ार का। तो हम कायद-ए-आज़म के बाज़ार पे तो नहीं जाएंगे लेकिन हम जाएंगे उनकी जाए पैदाइश पे वज़ीर मेंशन। अच्छा, वज़ीर मेंशन के बाद विल गो टू हॉग्स बे, हॉग्स बे के बाद वी विल गो टू द अदर प्लेस जो कि है क्लिफ्टन बीच। अच्छा, ये दोनों जगहों पे इसलिए जाएंगे ताकि आपको एक कंपैरिजन बता सकें। हॉग्स बे में बेसिकली उतना रश नहीं होता नॉर्मली जितना क्लिफ्टन पे होता है, क्लिफ्टन बीच पे या फिर सी व्यू पे। तो हॉग्स बे जो है वो बड़ी आरामदेह और पुरसुकून जगह है, लेकिन अगर हम दूसरी जगह की बात करें जो सी व्यू, तो वो बहुत ही पुरौनक जगह है। तो आपको रौनक भी दिखाएंगे और आपको जो एक सुकून वाला बीच है वो भी दिखाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जो एंड है अपने आज के दिन का अख्ताम में सनसेट पे करूँ, और वो देख लेंगे कि हॉग्स पे भी होता है या फिर क्लिफ्टन पे होता है। वी विल गो फॉर बोथ, बट लेट्स जस्ट सी। सो बस फिर चलते हैं आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ और वहाँ चल के आपको मैं तूबा मस्जिद दिखाती हूँ। मैं इस वक्त तूबा मस्जिद में मौजूद हूँ जो कि गोल मस्जिद भी कहलाती है और ये पाकिस्तान की नामवर मसाजिद में से एक है। इसकी तामीर जो है उसका आगाज़ हुआ था 1966 में और 3 साल के बाद इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी 1969 में। और इसको बाबर हमीद चौहान जो हैं उन्होंने इस खूबसूरत मस्जिद को डिज़ाइन किया था। अच्छा, इसका जो बाहर का हिस्सा है मस्जिद का, उसमें तकरीबन 22,000 नमाजियों की नमाज़ अदा करने की जगह है, और जिसका अंदर का हिस्सा है वहाँ पे 5,000 नमाजियों की नमाज़ अदा करने की जगह है, और जिसका चबूतरा है वहाँ पे तकरीबन 3,000 नमाजियों की नमाज़ अदा करने की जगह है। सो अभी मस्जिद के थोड़ा सा करीब चलते हैं और इसको डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। मस्जिद तूबा इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प मस्जिद है। आप सुन के हैरान होंगे कि मस्जिद तूबा
दुनिया की एक गुंबद वाली सबसे बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसको बग़ैर किसी पिलर के बनाया गया है, यानी कि इसका कोई भी सतून मौजूद नहीं है। हॉल की जो दीवारें हैं उन्हीं दीवारों के सपोर्ट से इस गुंबद को बनाया गया, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद ये तामीर की गई है। पीछे आपको एक इसका मीनार भी नज़र आ रहा होगा और बेसिकली इस मस्जिद की खासियत भी यही है कि इस मस्जिद को बग़ैर किसी सतून के तामीर किया गया है। मैं इस वक्त मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हूँ और इसकी दीवारों पे संगे मरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। छोटे छोटे पत्थर जो है उनको काट के तराश के इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। और अगर गुंबद की बात की जाए तो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारे शीशों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अगर एक आध लाइट भी जलाई जाए तो क्या होता है कि उस लाइट का रिफ्लेक्शन शीशों में पड़ता है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से इतनी रोशनी हो जाती है कि आप आराम से आसानी से चल फिर सकते हैं मस्जिद के अंदर। और एक और ख़ास बात इस मस्जिद की ये है कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप बिल्कुल हल्का सा भी अगर बात करते हैं, हल्का सा भी बोलते हैं तो आवाज़ जो है वो गूंजती है और आपके कानों तक वापस आती है। इस मस्जिद का फ़न तामीर इसको बाकी मसाजिद से बहुत ही मुमताज़ बनाता है। यही वजह है कि मस्जिद ना सिर्फ मजहबी एतबार से बल्कि सियाहती एतबार से भी बहुत अहमियत की हामिल है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो ये थी दुआ मस्जिद जो कि मैंने आपको दिखाई और अभी चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। और हमारी अगली डेस्टिनेशन है वज़ीर मेंशन, जो कि कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश है। और यू नो इट ऑल कि जब भी कराची का नाम लिया जाता है दो चीज़ों का लाजमी तज़किरा होता है, एक कायद-ए-आज़म के मज़ार का और इसके साथ सी व्यू का। तो हम मज़ार पे तो नहीं जा रहे आज, लेकिन आज हम जाएंगे कायद-ए-आज़म की जो जाए पैदाइश थी वहाँ पे। सो लेट्स गो देयर और वहाँ चल के आपको उसकी डिटेल्स बताती हूँ। मैं इस वक्त बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश में मौजूद हूँ और बाहर से आप इस बिल्डिंग को देख भी सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो भी दिखाती हूँ और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी बताती हूँ। मैं इस वक्त वज़ीर मेंशन के अंदर मौजूद हूँ और ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब के इस्तेमाल में थी। उनके गेस्ट वगैरह जो भी आते थे यहाँ पे वो उनको एंटरटेन करते थे। और मेरे साथ इस वक्त मुनीर हुसैन ख़याल साहब मौजूद हैं जो कि कस्टोडियन है वज़ीर मेंशन के कायद-ए-आज़म जाए पैदाइश के। तो सर से यहाँ की जो डिटेल्स है उसके हवाले से पूछने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो घर है वज़ीर मेंशन ये कितने साल पुराना है? जिस इमारत में आप खड़ी हैं ये इमारत 1860 में तामीर हुई। अच्छा। और ये वज़ीर अली शख्स की प्रॉपर्टी थी जिसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी गुजरात से बिलोंग करते थे और जब वो यहाँ आते थे तो ये एरिया उनको बहुत ज़्यादा सूट करता था। सही। तो उन्होंने फिर ये बिल्डिंग
1870 में रेंट पे ली, ग्राउंड प्लस 2। ठीक है। और ये जो अब मेरे अकब में जो सोफे पड़े हुए हैं, तो ये जो इसकी एज है वो 140 साल पुराना, अच्छा 140। तो कायदे आज़म जीना पूजा जी के जो वालिद साहब थे, उनकी बिजनेसमैन कम्युनिटी आती थी, यहाँ बैठती थी, क्योंकि वो स्किन की जितनी भी मीटिंग्स थी वो यहाँ हुआ करती थी। सही, ये गेस्ट रूम के तौर पे गेस्ट रूम के इस्तेमाल तौर पर इस्तेमाल हुआ। सही, ठीक हो गया। और उसके अलावा बाकी अंदर भी कमरे हैं, उनकी भी डिटेल्स मुझे आइए फिर- मैं आपको दिखा जी दूँ। जी। ये चेयर फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है। 1947 से 1948 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में, इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। कैबिनेट चेयर। और ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इस चेयर पर बैठे। ये ओरिजिनल चेयर हमारे पास मौजूद है। और ये जो मेरे अकब में आपको टेबल नज़र आ रहा जी। है, ये स्टडी टेबल है, जिसपे आपने सुना होगा काम काम बस और काम, सिर्फ काम। तो ये ओरिजिनल चेयर है और स्टडी टेबल है, ये बर्मा टीक से है, ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। और ये जो शेल्फ में आपको बुक्स नज़र आ रही है, ये 600 से अबव बुक्स है हमारे, अच्छा, जिसकी एज 100 साल भी है, 150 साल भी और 200 साल भी। और ये सारी कायदे आज़म के इस्तेमाल जी, में? उनकी ज़ाती बुक्स थी और ये वो तमाम स्टडी किया करते थे। अब मैं आपको उनके रूम में दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम है, इनकी वालदा के इस्तेमाल में था। इनकी वालदा का नाम आसिया आमना, प्यार से मिठी बाई कहा जाता था। और ये जो कारपेट नज़र आ रहा है, ये 162 साल पुराना है। और ये जो सोफ़े नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी भी एज 162 साल है। जितना फर्नीचर इस रूम में मौजूद है, इसकी एज 162 साल है। अच्छा, 162 साल। और कायदे आज़म की पैदाइश जो है जी, वो ये इस कमरे में हुई थी। सही हो गया। और उसके अलावा ऊपर भी कुछ अब आप, पोर्शन जी है? हाँ बिल्कुल ऊपर भी। चलें उसको फिर अभी देखते हैं। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे कितना अरसा रहे थे और कहाँ तक इन्होंने यहाँ पे रहते हुए तालीम हासिल की? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर बचपन में, यहाँ मिशन स्कूल था, बेसिक एजुकेशन उन्होंने हासिल की सिंध मदरसतुल इस्लाम में 4 to 5 लेवल तक। 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया उन्होंने। अच्छा। तो 16 साल की उम्र में फिर जिन्ना पूजा जी ने सोचा कि मैं अपने, क्योंकि बिजनेस में चाहते थे कि मेरा बेटा बिजनेस में हाथ बटाए। अच्छा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खेल कूद में बहुत शौकीन थे, स्नोकर खेला करते थे। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि मैं इनको बरतानिया भेज देता हूँ, लंदन। तो उनकी वालदा ने इनकार कर दिया। अच्छा। कि मैं अपने बेटे को लंदन नहीं भेजी। तो उन्होंने बोला क्यों, वाई? तो फिर उन्होंने कहा कि पहले मेरे बेटी की शादी की जाए और उसके बाद वो लंदन जाएगा। तो फिर मजबूर हो गए जीना पूजा जी। तो 1892 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उनकी कज़न थी इम्मी बाई, उनसे उनकी मैरी होगी। आफ्टर मैरी वो फिर लंदन चले गए। उस ड्यूरेशन में वो तालीम के हासिल करते हुए, तो इसी में 1893 में उनकी डेथ, बहुत सख्त बीमार थी, उनकी डेथ हो गई। फिर इनकी वालदा की, फिर इसी तरह फिर 98 में जब वो रिटर्न आए, तो वो जो स्टडी टेबल मैंने दिखाया आपको नीचे, वहाँ पे आके वो वहाँ पर बैठे। तो फिर इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर स्ट्रगल के साथ साथ कितना अरसा फिर जब वापस आए, कितना अरसा फिर यहाँ पे रहे थे? नहीं, वो बम्बई चले गए थे एज ए डिप्टी कमिश्नर। उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए बम्बई में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो फिर इसी तरह वो स्ट्रगल करते करते फिर उनकी एक लड़की थी रोती, जिसका नाम रोती था, फिर उसको मुस्लिम किया। उसका नाम रखा रत्ती बाई। 1918 में उनकी शादी, उनसे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम दीना था। तो 1919 में उनकी एक बेटी पैदा हुई। तो बड़े लविंग थे दोनों से। तो वो 1929 में रत्ती बाई की डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि तारीख में एक बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली में थे। दिल्ली से जब वो बम्बई पहुंच रहे थे तो बड़े अफसरदा थे। वो जब पहुंचे तो तफीन कर रहे थे, मट्टी डाल रहे थे। तो कहते हैं जस्ट लाइक चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियाँ ले लेके रोए थे। तो वो तारीख में एक बार, तो फातिमा जिन्ना ने देखा मेरा भाई अलोन हो गया है, तो डेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में थी, उन्होंने वो ऑफ की और अपने भाई को ज्वाइन किया और पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल में लगी। और एक्चुअल ये 7 बहन भाई थे। सबसे बड़े भाई कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, फिर अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली, 3 बहनें थी, श्री जिन्ना, मरियम जिन्ना और लास्ट वन जो थी वो फातिमा जिन्ना। ये होली कुरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आप ज़ियारत कर लें।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको बड़ा करते थे। अच्छा, ये क्लॉक टावर है। अच्छा, ये मारवाड़ी सलवटा जमात खाना था। अच्छा, एज ए सुविनर कायद आज़म को उन्होंने दिया था उन जमात में। ये छड़ी कायद आज़म की ओरिजिनल है, उनके इस्तेमाल में थी। आप इसमें काम देखें, बारीकी बिन का काम कैसा हुआ। ये बैरिस्टर गोंड है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, और जो मैं कह रहा था बैरिस्टर, ये कोड है, ये 1897 का है। 1897 का तो ये कोड नजर आ रहा। और इस घर की सबसे यूनिक जो चीज आपको नजर आएगी कि उस बचपन की याद दिलाएगी, स्कूल बैग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, स्कूल बैग। ये देखिए MAJ लिखा हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो भी ड्रेसेस थे वो MAJ लिखते थे। और ये तमाम चीजें पेरिस से बनकर आती थी। ये बैग भी पेरिस से बना हुआ। और ये टाइज आजकल जितने भी आर्मी कॉलेजेस हैं उनमें ये चल रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। ये सख्त बुकरम की कॉलर है, ये अलग से लगती हैं। ये देखें, आप एड्रेस पढ़ सकती हैं, इस पे भी पेरिस का एड्रेस लिखा हुआ है। और ये इनका गोन है। और ये शूज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारी चीजें जो उनके इस्तेमाल की जी। ये देखिए आर्टिकल आज रिवाइज हो रहा है, अगर आप चले जाए तो ये आपको आज मिलेंगे। आज के डिजाइन में मिलेंगे। ये इनका पेंट कोड है, ये रिटर्न हो गया, दोबारा ये आ गया। अच्छा, और ये जो फर्नीचर है ये किनके इस्तेमाल में था? ये रती भाई का, जो सेकंड वाइफ थी उनकी, रती भाई का ये जहेज का फर्नीचर है। ये हमने बम्बई से मंगवाया और इसकी जो एज है वो 103 साल है। अच्छा। ये बर्मा टीक से फर्नीचर बना हुआ है। और इसका आप 3 कॉर्नर्स देखें, चेयर देखें, उस दौर में यानी 100 साल पुराना जो फर्नीचर है उसका आप स्टाइल देखें कैसा। ऐसे ही आपके दौर में तो इस तरह की चेयर्स नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कपड़े जो है ये शेरवानी है, ये भी पेरिस से बनी है। इस पे ये देखें, ये जो ब्रांड है ये लगा हुआ है MAJ, राइट। और ये तमाम ये सूती कमीज है, सब पे लिखे, इन पे भी लिखा हुआ है। ये डोरेदार कुर्ता और चूड़ीदार पजामा है कायद आज़म, ये भी पेरिस से बनता है। ये जो एक आंख का चश्मा है और दूसरा ये कछुए की हड्डी का फ्रेम बना हुआ है कायद आज़म बोन टाइटल्स का। और ये ओरिजिनल पाइप आपने तस्वीरों में देखा होगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल है कायद आज़म उनके जो इस्तेमाल में। ये चीनी का गुलदान है, पित्तल का कलमदान है, तो ऐसे ट्रे है, पित्तल का कलमदान ये पड़ा। ये चांदी का ताला, चांदी की चाबी है। ये 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इफ्तिताह के मौके पे दिया। ये रेडियो देखें, अमेज़न, इसका मॉडल नंबर है 508। और ये सिगरेट केस जयपुर से बना हुआ है। ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत अपने आर्ट देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शीशे का कलमदान, इसमें ये देखें कैलेंडर डेट वाइज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसमें वो डेट चेंज किया करते थे। अच्छा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैज आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे पास मौजूद है। ये चांदी का बैज है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। ये नोट डायरी है, ये मेज की घड़ी है, ये परफ्यूम बॉक्स है खतूत का। और यहाँ पे सबसे जो यूनिक चीज ये देखिए लेटर हेड, ये बम्बई का एड्रेस लिखा हुआ है, एनवलप, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो उनके इस्तेमाल में होता था। सही सही। वज़ीर मेंशन जो कि मैंने आपको भी दिखाया। अभी आगे जाने से पहले बेसिकली हमने जाना है हॉग्स पे, तो वहाँ जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कहीं पे ना खाना खा लूँ। उसकी वजह ये है कि हॉग्स वे का रास्ता है बहुत लंबा, कोई लग जाना 1 घंटा यहाँ से जाते जाते। फिर वहाँ पे डेफिनेटली मैं कुछ टाइम रुकूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर क्लिफ्टन जाना है। तो ये ना हो कि मुझे वहाँ पे फिर भूख लगे और फिर वहाँ पे तो आसपास आई गेस कोई उस तरह से जगह नहीं है प्रॉपर आई गेस खाने के लिए। तो दैट्स आई एम थिंकिंग कि पहले चलती हूँ, कोई खाना शाना खाती हूँ। खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि वी गोना गो टू निहारी, क्योंकि कराची में है और निहारी कराची की मशहूर है, तो निहारी की तरफ चलते हैं। अच्छा, निहारी के लिए आई एम गोना गो टू बहादुराबाद। और नाश्ता भी बेसिकली मैंने बहादुराबाद से ही किया था। वहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, एक नाश्ता पॉइंट है और एक है 200। ये दोनों जगह जहाँ से नाश्ता होता है। सो अगर आपने नाश्ता करना है
हलवा पूरी का या फिर पराठों का, तो आप इन दोनों जगहों से कर सकते हैं। और अगर आपने निहारी खानी है तो जावेद निहारी जो कि फेमस है पूरे पाकिस्तान में, तो आप वो खा सकते हैं वहीं से, बहादुराबाद से। तो बस हम गो टू बहादुराबाद, और फिर बहादुराबाद के बाद वहाँ से हम निकलेंगे आगे को अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ हॉग्स बे। कराची की मशहूर तरीन निहारी है। सो अभी चल के ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको कभी ट्राई नहीं किया, और मैंने सुना हुआ है कि बहुत ही मज़ेदार होती है। आपको डिफरेंट चीज़ों के साथ सर्व कर रहे होते हैं, आप नान के साथ भी ले सकते हैं, शीरमाल के साथ भी ले सकते हैं। तो अभी वैसे अंदर चलते हैं, ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वाकई जितनी इसकी तारीफ़ें सुनी हुई है उसी तरह से इसका टेस्ट है कि नहीं। ऑर्डर मैंने दे दिया था आते ही, और नान भी आ गए, शीरमाल भी आ गया, और मीठे में भी मैंने खीर भी मंगवाई है और रबड़ी भी मंगवाई है, क्योंकि मुझे पता चला है कि इनकी बहुत टेस्टी होती है। तो बस अभी मैं निहारी का वेट कर रही हूँ, निहारी आएगी और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे। इनफैक्ट आ गई है निहारी। ये सारी मेरे लिए, ये प्लेट बहुत बड़ी है, आपको नज़र आ रही है? अच्छा, ये 1 पर्सन सर्विंग है, ये अच्छा है, दिस इज़ न्यू, ये मेरे लिए नया है, क्योंकि ये प्लेट बहुत बड़ी है, और नॉर्मली हमारे यहाँ लाहौर में इतनी बड़ी प्लेट में आपको निहारी या कोई भी और खाना सर्व नहीं होता। लेकिन अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बीफ का पीस है, और इसके अलावा मगज़ भी है, और ये ऊपर जो अलग से आपको नज़र आ रही है तरी अलग से, इसकी ग्रेवी जो है वो अलग से होती है। इसका एक्चुअली बनने का प्रोसेस जो है ना वो भी बड़ा मज़े का होता है। बड़े बड़े देशकों में इसको बनाते हैं, फिर क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और सर्व इस तरह से करते हैं कि पहले अलग से ग्रेवी डाली जाती है, फिर उसके अंदर जो है बोटी का पीस रखा जाता है, फिर अगर मगज़ डालना है या फिर आपने नली या कोई इस तरह की कोई चीज़ डालनी है वो डलवा के फिर उसके ऊपर आप तरी डालते हैं। सो अभी ट्राई करते हैं कि हाउ इज़ इट। देखने से तो बहुत मज़े की लग रही है। तरी के साथ हेवन, बहुत टेस्टी है। हर चीज़ जो ना इतने अच्छे से गली हुई है, और मगज़ का अलग से टेस्ट आ रहा है, मिक्स का अलग से टेस्ट आ रहा है, और बीफ का तो ऑब्वियसली, तो इट्स सुपर यम। अच्छा, मैं शीरमाल के साथ भी ट्राई करती हूँ। हमारे यहाँ नॉर्मली जो निहारी है वो सिर्फ नान के साथ ही खाई जाती है, लेकिन इसके साथ भी ट्राई करते हैं। देखते हैं इसके साथ कैसा टेस्ट आता है। बहुत मज़े का टेस्ट है इसके साथ भी, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। मुझे दोनों मज़े के लगे हैं, बट इट्स सुपर यम। अच्छा, हमारे यहाँ लाहौर में स्पेसिफिकली निहारी जो है ना वो सुबह में खाई जाती है, सुबह में निहार मुँह निहारी भी शायद इसीलिए इसका नाम है। लेकिन कराची में ट्रेंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो निहारी है आपको दोपहर में मिलती है, दोपहर से ऑनवर्ड्स आपको रात तक मिलती है। खैर, इट्स सो यम। अभी इसको खाते हैं और फिर आगे कहीं निकलते हैं। खाने के बाद आई एम डायरेक्टली गोइंग टू हॉग्स बे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा था, तो मैं बस क्विकली जो है ना भागते भागते यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन ऑनेस्टली निहारी जो है कराची की, उसका मुझे आज अंदाज़ा हो गया कि कोई कंपैरिजन नहीं है। जब तक लाहौर की निहारी खा रहे थे ना, जो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं भाई, लाहौर की जो निहारी है ना उसका कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन नाउ आई केम टू नो कि एक्चुअली है, और कराची को जो निहारी है ना दैट इज़ द बेस्ट। उसके बाद सही बात है, मुझे ना कराची से मोहब्बत हो गई है।
एंड ऑब्वियसली कराची बहुत ही खूबसूरत शहर है, इट्स ब्यूटीफुल सिटी। कराची की खास बात ये है कि हर थोड़े से एरिया के बाद में यहाँ पे आपको एक डिफरेंट वाइब मिलती है। जैसे हम मेन सिटी में थे, वहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट वाइब थी। हम थोड़ा सा फिर बाहर निकले और लियारी का जब एरिया में क्रॉस कर रही थी, वहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट सी वाइब आ रही थी। और अभी जब आई एम गोइंग टूवर्ड्स हॉग्स बे, तो यहाँ पे देखें कि कोई रश नहीं है और रोड्स भी बिल्कुल डिफरेंट से हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल एक पुरसुकून वाला जो एरिया है ना, दैट इज़ द वन। सो हम लोग मेन सिटी से तो निकल आए हैं, रश वाले एरिया से तो निकल आए। आई थॉट आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर वाइब। कराची इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बीचेस एज वेल, तो हम लोग डेफिनेटली जा रहे हैं हॉग्स बे बीच। उसके अलावा और भी बहुत सारे बीचेस हैं, क्लिफ्टन है, सी व्यू है एंड टर्टल बीच एंड अ लॉट मोर एज वेल। बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन अभी जो है आज के लिए विच आई हैव चूजन इज़ दैट द वन विच इज़ एक्चुअली हॉग्स बे। अच्छा, मैं रास्ते के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ क्विकली से। अच्छा, पहले थी मैं बहादुराबाद जावेद निहारी पे, वहाँ से निकली तो वी वेंट टू जेल चुरंगी। जेल चुरंगी होते हुए सदर पहुँचे। सदर से आगे फिर रोड आता है एम.ए. जिन्ना रोड, यहाँ पे कहा जाता है, विच इज़ लाइक मोहम्मद अली जिन्ना रोड। और मोहम्मद अली जिन्ना रोड को लेते लेते आप पहुँच जाते हैं टावर पे। अच्छा, वहाँ पे बेसिकली क्लॉक टावर बना हुआ है, तो क्लॉक टावर की वजह से उस पूरे एरिया को भी टावर कहते हैं। और जब आप उस टावर को क्रॉस करते हैं, उसके बाद आगे ब्रिज आता है विच इज़ नेटिव जेटी ब्रिज। और जब वो आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, उसका पूरा रास्ता क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो ना लियारी का एरिया आ जाता है। आपको पूरे अपने हॉग्स पे जाते हुए आपको आपके राइट साइड पे जो है वो लियारी मिलता है, और आपके लेफ़्ट साइड पे जो है आपको मच्छर कॉलोनी मिलती है। और मच्छर कॉलोनी भी एक्चुअली एक स्टोरी है जो कि मुझे पता चली थी, वो मैं आपको वापसी में अगर वहीं से जाते हुए ना, तो मैं आपको वो स्टोरी भी सुनाऊंगी मच्छर कॉलोनी की। अच्छा, उसके बाद जो है आगे PF बेस आ जाती है, एमएस रूट। उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ट्रक अड्डा आता है। ट्रक अड्डा से आपने सीधे आ जाना है और आप फिर आ जाते हैं हॉग्स बे पे, हॉग्स बे रोड पे बेसिकली। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई अभी रास्ता होगा, कोई कह लें कि 25 to 30 किलोमीटर्स का, जिसमें से मैंने कोई 10 किलोमीटर्स कर लिया होगा, बाकी कुछ रह गया होगा। सो उसके बाद आप पहुंच जाते हैं हॉग्स बे बीच पे। सो आगे तो मैंने नहीं देखा हुआ, अभी तक जितना रास्ता था कवर किया हुआ मैंने आपको बता दिया। तो हॉग्स बे बीच पहुंचते हैं और वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट वी हैव देयर। फाइनली आई हैव रीच टू हॉग्स बे। और मज़े की बात पता है क्या है, इस वक्त में यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही शायद 2-4 लोग होंगे, तो ये अच्छी चीज़ होगी है। अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे। बस अभी टाइम चूँकि शॉर्ट है, आगे भी जाना है, यहाँ पे गो टू द क्लिफ्टन बीच एक्चुअली एज वेल। तो यहाँ से क्विकली एक्सप्लोर करते हैं जगह को और फिर आगे चलते हैं। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है, आपको पीछे खूबसूरत सा व्यू भी नज़र आ रहा होगा। कश्तियाँ बहुत सारी इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि मछेरे यहाँ पे हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं। और आपको पीछे लहरें जो हैं वो भी आती हुई दिखाई दे रही होंगी। पानी की आवाज़ इस वक्त कानों को इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे हट्स मौजूद हैं, आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए रहना है तब भी आप उनको रेंट आउट कर सकते हैं, पूरा दिन यानी कि अगर आपने स्पेंड करना है। और अगर आपने रात रहनी है या ज़्यादा दिन के लिए रहना है तब भी यू कुड एक्चुअली रेंट इट आउट एज वेल। और बेसिकली यहाँ पे कोई ना खाने पीने के लिए जगह नहीं मौजूद प्रॉपर, तो आपने क्या करना है कि आप जब भी यहाँ पे विजिट करें तो आपने खाने के लिए अपने साथ कोई चीज़ रख लेनी है, स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट, अगर आपने थोड़े टाइम के लिए रहना है। लेकिन इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड यहाँ पे, तो फिर आप खाने के लिए प्रॉपर अपना सामान जो है साथ में लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, घुड़सवारी है, कैमल राइड है, डर्ट बाइक है, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो उसके साथ साथ सनसेट इज़ अ मस्ट थिंग। आप किसी भी बीच पे जाएं और सनसेट नहीं देखें तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप किसी बीच पे आएँ, सनसेट आपने लाजमी जो है वो एंजॉय करना है। सो अभी यहाँ पे आई एम गोना स्पेंड थोड़ा सा टाइम और उसके बाद विल गो बैक।
देखिए अभी हम जा रहे हैं सी व्यू की तरफ और आई एम क्रॉसिंग क्लिफ्टन राइट नाउ और ये मेन रेजिडेंशियल एरिया है कराची का। सो हॉक्स से बेसिकली यहाँ पे आने का रास्ता इज़ द सेम। आप जब रास्ते में आते हैं ना नेटिव जेटी आता है तो आपने वहाँ से क्या करना है कि आपने वहाँ से जो बोट बेसिन वाला रास्ता है ना वो ले लेना है। बोट बेसिन बेसिकली इट्स अ फूड स्ट्रीट ओवर देयर एज वेल, वहाँ पर भी आप ऐसे जा सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो वहाँ से आते आते अपने क्लिफ्टन की तरफ आ जाना है और क्लिफ्टन से फिर यू विल गो टू द सी व्यू। सो बस हम अभी वहीं पे जा रहे हैं। शहर की चहल पहल में हम वापस आ गए हैं और यही कराची की एक्चुअली खूबसूरती है। बहुत ही बिजी सिटी है और बिजी होने के साथ साथ इट्स अ वेरी लाइवली सिटी एज वेल। बहुत जानदार एक होता है ना, दैट्स द सिटी वेयर यू सी लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट कराची एज वेल। तो अभी बस वी कैन गो टू द सी व्यू और वहाँ चल के जो एक्टिविटीज़ है वो भी करेंगे और साथ में सनसेट भी इंजॉय करेंगे क्योंकि यू कुड सी बेसिकली दोपहर का वक्त हो गया और जाते जाते सनसेट जो है वो भी वुड बी देयर और हो सकता है कि हमें वहीं पे शाम भी हो जाए। बट दैट्स फाइन, आई एम गोना गो देयर। उसके बाद विल सी इफ़ वी हैव सम टाइम तो फिर शायद कहीं चले जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम वहीं पर रुकेंगे। सी व्यू राइट नाउ और मैं इतने बेहतरीन टाइम पे आई हूँ ना क्योंकि सूरज जो है वो बिल्कुल ग़रूब होने वाला है। बहुत खूबसूरत व्यू है और इस टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है एंड पीपल हेयर टू एंजॉय दैट एज वेल। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, आई एम गोना डू दोज एज वेल। लेकिन सबसे पहले मैं एंजॉय करूँगी खूबसूरत सा सनसेट। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और सनसेट को चल के एंजॉय करते हैं। अभी मैं करने वाली हूँ डर्ट बाइकिंग और अभी तक मैं 2 टायर वाली जो बाइक है वो चलाती आ रही हूँ, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर द 4 टायर बाइक। सो ट्राई करते हैं। मुझे लगता है इसकी राइड जो है बड़ी एक्साइटिंग रहने वाली है। आज का दिन was so amazing in Karachi. We went to Wazir Mansion, we went to Tuba Masjid, उसके बाद हम हॉक्स भी गए और अभी we are at Sea View जहाँ पे I got to see this beautiful sunset। और मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि कौन चाहता है कि इतना खूबसूरत सनसेट मिस करे। तो मैं बस अब यहीं पे रहूँगी शाम होने तक एंड विल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सनसेट। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नई जगह पे एट अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम ताकि आपको इस तरह की जगह जो है उनके बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।